प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है। तो अगर हम पिछले लेक्चर का थोड़ा रिकेप करें या उसको जो है वो थोड़ा रिपीट करें, तो पिछले लेक्चर में आमतौर पर जो है वो हमने न्यूट्रिएंट्स के हवाले से जो है वो बात की थी कि भाई न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनको इतनी अहमियत का हामिल क्यों समझा जाता है, न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट मानने के पीछे लॉजिक क्या है, कौन से एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, कौन से एलिमेंट्स को नहीं बोलते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारी जनरल डिस्कशन हुई थी कि भाई न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स पे बात की थी, देन हमने मैक्रो पे बात की थी, एंड देन वी टॉक्ड अपॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे जो है वो हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमने जो है वो एट द एंड ये पढ़ा था कि भाई लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम क्या कहता है। लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम ये कहता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है भले उसकी तादाद आपको कम चाहिए, लेकिन वो उतना ही अहमियत का हामिल है जितना ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट वाला है। और अगर कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो कम होगा तो आपकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो हमने क्विक एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में अपटेक होते हैं। तो जनरली जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो है वो 68% जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है। तो उसके बावजूद भी जो है वो फिर हम फर्टिलाइजर के तौर पर देते हैं या क्यों देते हैं, या फिर हमारे प्लांट्स के अंदर जो है वो उनकी जो है वो डेफिशिएंसी क्यों आती है। तो ये सारी चीजें जो है वो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। आज प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं उनके प्लांट्स के अंदर रोल्स क्या हैं, यानी कि क्या वो ऐसे काम करते हैं मखसूस से। हमने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि ये एक मखसूस सा काम करते हैं। तो मखसूस से काम को जो है वो आज हम जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर दूसरा जो पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें हम ये बात करेंगे कि भाई अगर कोई न्यूट्रिएंट कम पड़ जाता है या प्लांट्स को उसकी जो अवेलेबिलिटी है या उसकी जो रसाई है वो कम हो जाए, तो फिर क्या जो है वो चीजें जो है वो सामने आती हैं और उसकी पहचान जो है वो कैसे की जाए। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और एक मजेदार सा लेक्चर है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो इतनी बोरिंग नहीं है जितनी पहले थी। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले जो है वो जो न्यूट्रिएंट हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था लास्ट टाइम कि भाई स्ट्रक्चरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें अंदर हमारे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, वो चूंकि स्ट्रक्चरल होते हैं, इसका मतलब यही है कि वो पौधे के जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि उसके स्टेम्स लीव्स, ठीक है, और जो दूसरे उसके इंटरनल पार्ट्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपका यही क्वेश्चन होगा कि सर आपने नाइट्रोजन से स्टार्ट कर लिया, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने डिस्कस ही नहीं किया। तो जनरली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है वो प्लांट्स में देखी ही नहीं जाती। ठीक है। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में हर वक्त उनको अवेलेबल होते हैं। तो और दूसरा हमें पता है कि भाई उनका जो मेजर काम है वो काम ही जो है वो उनको स्ट्रक्चर बनाने में है, यानी कि प्लांट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में है। तो हमें उनको जो है वो ज्यादा पढ़ने की जो है वो जरूरत नहीं फील होती है। बात करें अगर हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट्स को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, याद रखें जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे या मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ उनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो वाहिद एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है। यानी कि मिकदार के हिसाब से देखें तो जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट को रिक्वायर्ड होता है वो नाइट्रोजन होता है। इसीलिए जब भी आप कभी देखेंगे तो पौधों के लिए या मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए जो नाइट्रोजन का एप्लीकेशन रेट होगा या जो फर्टिलाइजेशन रेट होगा वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले में हमेशा ज्यादा होगा। यानी कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है वो हम ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू जो है वो फास्फोरस पोटेशियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात आपको याद रखें, कभी भी ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। ठीक है। ये सीधी सीधी सी जो है वो स्लाइड से जो है वो क्वेश्चन नहीं बनाते कि भाई पौधों को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, तो आप फिर वहां पर जो है वो सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि सर ने तुझे बताया ही नहीं था। तो आई एम लेटिंग यू नो, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपको लेक्चर के दौरान बताता हूँ और आज वाले टेस्ट में आप सबको जो है ये पता चल गया होगा कि आखिरकार जो है वो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। सो देयर वर मैनी क्वेश्चंस जो मैंने जानबूझ के जो है वो लेक्चर्स के दौरान जो बताई हुई बातें हैं वहां से निकाले, तो हमें भी तो पता चले कि कौन जो है वो कितना पढ़ रहा है या कितनी जो है वो एफर्ट डाल रहा है। सो अब नाइट्रोजन करता क्या है।
प्लांट की बॉडी में या प्लांट के सिस्टम्स में नाइट्रोजन के क्या रोल्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन का रोल है वो ये है कि नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये है कि पौधे का जो बढ़ाव है या उसके जो है वो बढ़ने चढ़ने का जो अमल है उसके अंदर नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप कहेंगे सर न्यूट्रिएंट्स तो सबका यही रोल होता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है क्योंकि एक अहम जो है वो कंपोनेंट है आपकी प्रोटीन्स का, ठीक है, आपके डीएनए का, और आपकी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनती है एटीपी, उसके अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है उसकी फॉर्मेशन में भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा जो है वो रोल होता है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं या फार्मर्स हैं हमारे पास जो सिर्फ यूरिया देते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं देते। वो कहते हैं साईं बस बाबा असां जो कम थे पे असां ॿियो कुछ न ॾींदासीं। तो व्हाट इज दिस? तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत जो है वो ज्यादा जो है वो रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को सस्टेन करने के लिए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है वो सस्टेन करने के लिए। नाइट्रोजन कैसे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है? अब देखें क्लोरोफिल, यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है कि क्लोरोफिल, तो नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल के अंदर एक बहुत अहम जो है वो कंपोनेंट होता है। अब देखें क्लोरोफिल, अगर आपने नाइन्थ की बायोलॉजी पढ़ी है तो पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई रोशनी की मौजूदगी में खाना बनाने का अमल, ठीक है। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो धूप की रोशनी को जो है वो यूटिलाइज करके और जो है वो सूरज की रोशनी को जो है वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल वो वाहिद मादा है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो सूरज की रोशनी की मदद से खाना बना सकते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं हो, क्लोरोफिल को हम कहते हैं हरा मादा, आपको जो हरा कलर दिखने में आ रहा होता है प्लांट्स का, वो होता ही जो है वो क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पौधे नहीं बना सकते खाना, ठीक है। क्लोरोफिल की एब्सेंस में प्लांट्स आर नॉट एबल टू फॉर्म देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और प्लांट खाना बना रहा है। अगर प्लांट खाना बना रहा है तो वो बड़ा भी होगा। मैं आपको ये कहूँ कि भाई आपको हमने जो है ना वो कोई खाना शाना जो है ना वो पानी रोटी छोटी नहीं देनी, आप बढ़ के दिखाओ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ही हम कहते हैं क्योंकि इसका बहुत अहम रोल है क्लोरोफिल के अंदर, तो यही वजह है हम कहते हैं कि भाई नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। ये एक अहम कंपोनेंट है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल का, जिसको हम ग्रीन मैटर ऑफ प्लांट्स कहते हैं, और जो कि प्लांट्स को ये सलाहियत बख्शता है कि जिसके जरिए वो सूरज की रोशनी की मदद से अपनी जिस्म के अंदर खाना बना सके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके प्रोटीन्स के। अगर नाइट्रोजन होगी तो अमीनो एसिड्स बनेंगे, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे। अगर अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो आपके प्रोटीन्स जो है वो नहीं बनेंगी, और प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो इवेंचुअली क्या होगा कि प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड यील्ड है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो देखें इसी वजह से ये अब स्टेटमेंट जो है वो यही है कि भाई नाइट्रोजन का जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है या उसको रेगुलेट करती है। कैसे करती है वो हम ये पढ़ रहे हैं। एटीपी क्या होता है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी करेंसी है। जैसे आप दुकान पे कोई चीज लेने जाते हैं तो आपसे रुपए की जो है वो फॉर्म में पैसे जो है वो ले रहा होता है। इसी तरीके से प्लांट्स के बॉडी के अंदर, ಮತ್ತೆ ಯಾಣೆ ओके, सो प्लांट्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी का इस्तेमाल या एनर्जी की जो स्टोरेज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर भी जो है वो उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखा जाता है। और उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। अब किसी, मैं हमेशा ये बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपने नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो खुदारा दोबारा जाके पढ़ लें, ठीक है, वरना ये एग्रीकल्चर आपको समझ नहीं आएगी। अब ये डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये हम नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी में पढ़ के आते हैं कि भाई जो हमारे पास जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब डीएनए के अंदर आपकी जो है वो एक तो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, और एक होती है नाइट्रोजिनस बेसिस।
अब नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं उसके अंदर फिर दो टाइप्स हैं, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस, अब जिसका नाम ही नाइट्रोजीनियस बेसिस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नाइट्रोजन से बनी हुई बेस होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा प्लांट्स के अंदर तो न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बनेंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब यही है कि प्लांट का डीएनए नहीं बनेगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर डीएनए नहीं है तो उसका भी वजूद जो है वो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर दी स्पेसिफिक। अब देखें बहुत सारी बुक्स के अंदर इसके और भी आपको रोल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको समराइज करके उनको एक कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली आप इस पॉइंट पर ही आके खड़े हो जाएंगे। बाकी जो रोल्स हैं वो नाइट्रोजन के हैं, लेकिन वो शेयर करता है किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो इवेंचुअली आपके साथ जो है वो आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी कि भाई प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे रेगुलेट करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का अहम कंपोनेंट है। और अहम कंपोनेंट होने के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, और प्लांट को अगर खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। सो दैट्स वाई क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में अगर नाइट्रोजन का रोल है तो इसका मतलब यही है कि नाइट्रोजन का प्लांट। अब अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन नहीं होगी तो अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, और अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे प्लांट्स के अंदर तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी। तो प्रोटीन्स अगर नहीं बनेगी तो आप समझ जाएं कि किसी भी चीज के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नजर आ सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल्स के अंदर जो एनर्जी की लेन देन होती है उसका बनना या उसका जाया होना जो होता है वो एटीपी की फॉर्म में होता है। अब एटीपी की फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन का रोल है। इसका मतलब ये है कि सेल्स के अंदर जो एनर्जी है, अब एनर्जी तो चाहिए ना सेल को। कुछ एक्टिव जो है वो प्रोसेसेस होते हैं, कुछ पैसिव प्रोसेसेस होते हैं। तो एक्टिव प्रोसेसेस हमेशा एनर्जी की कंजप्शन से ही होते हैं। पैसिव जो है वो विदाउट एनर्जी हो रहे होते हैं। मैं ये बहुत डिटेल में चला जाऊंगा फिर, अगर ये बात हो जाएगी तो ये फिजियोलॉजी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट द इवेंचुअली जब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको ये इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। लेकिन समझने की आपको जो है वो यहाँ पर ये है कि भाई एटीपी अगर नहीं है तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो सेल की ग्रोथ कहाँ से होगी। पहले तो खाना नहीं बन रहा था, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो खाना नहीं बनेगा। सेम, एटीपी नहीं बनेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। और चूंकि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो उनके जो बेसिक या मोनोमर्स होते हैं या बेसिक यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजीनस बेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। तो नाइट्रोजीनस बेसिस दो किस्म की हैं, पैरीन्स एंड प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स हैं। ठीक है। ये मिलकर क्या करती हैं, आपके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती है। तो अगर आपकी नाइट्रोजन नहीं होगी तो आपकी नाइट्रोजीनियस बेसिस नहीं बनेगी, और नाइट्रोजीनियस बेसिस नहीं बनेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे तो इवेंचुअली आपका डीएनए नहीं बनेगा। और किसी भी चीज के अंदर अगर डीएनए नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो दीज आर दी सम ऑफ द मेजर रोल्स जो कि आपको जो है वो नाइट्रोजन जो है वो परफॉर्म करके दे रहा होता है प्लांट्स के अंदर। अब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी कंसीडर नाइट्रोजन इज अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट। हम अगर लास्ट क्लास की डिस्कशन को देखें तो वहां पर हमने ये देखा था कि उस न्यूट्रिएंट का प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक अहम किरदार होगा। अहम किरदार है। क्लोरोफिल ही नहीं बन रहा होगा तो आपका प्लांट सरवाइव कैसे करेगा, हरा भरा ही नहीं रहेगा। सूरज की रोशनी की मदद में जो है वो खाना नहीं बनाएगा तो फिर कैसे होगा। अब आप ये देखना कि ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन वाला जो कंपोनेंट है वो शायद ही किसी न्यूट्रिएंट के अंदर जो है वो दोबारा रिपीट होगा, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि हर न्यूट्रिएंट की जो वर्किंग पावर है वो स्पेसिफिक है। जैसे इलेक्ट्रिशियन जो है वो प्लम्बर का काम नहीं कर सकता, इसी तरीके से जो नाइट्रोजन के रोल्स हैं वो फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन, इनमें से कोई भी नहीं जो है वो परफॉर्म कर पाता। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हम आगे चलते हैं। अब ये है फास्फोरस के जो है वो क्या रोल्स है। अब फास्फोरस जो है उसकी जो मिकदार है वो ये सेकंड जो है वो हाईली रिक्वायर्ड जो है वो एलिमेंट होता है प्लांट्स की तरफ से। यानी कि नाइट्रोजन के बाद अगर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट किसी प्लांट को चाहिए तो वो फास्फोरस होता है।
फास्फोरस एक बहुत अहम मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए हम फास्फोरस को कहते हैं कि भाई ये जो है वो मास्टर की एलिमेंट है, ठीक है। अब मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब ये होता है जिसको बहुत सारी चीजें आती हैं, भाई ये मास्टर है, इस सब्जेक्ट का मास्टर है। इस सब्जेक्ट का मास्टर का मतलब क्या है कि इसको बहुत अच्छी ग्रिप है, ही कैन डू मैनी थिंग्स इन दिस सब्जेक्ट। तो आम जबान में हम मास्टर उसी को कहते हैं जो प्रोफेशनल हो। यहाँ पर भी वही मकसद है मास्टर का, कि इसका मतलब ये है कि ये किंग है, जड़ है सारे के सारे के जो है वो एलिमेंट्स की। क्योंकि फास्फोरस के बहुत सारे रोल्स है, ठीक है। अगर फास्फोरस अपने सही तरीके से रोल्स परफॉर्म नहीं करेगा तो प्लांट की जो ग्रोथ एंड यील्ड है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं की जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि भाई दिस वन इज नोन एज अ मास्टर की एलिमेंट। अब मास्टर की एलिमेंट का मकसद ही यही है कि ये बहुत सारे रोल्स जो है वो प्ले करता है जो कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाते। और बाज़ औक़ात दूसरे न्यूट्रिएंट्स के जो रोल्स हैं वो इसके रोल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर फास्फोरस होगा और वो काम कर रहा होगा तो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो बाकी न्यूट्रिएंट्स भले आपके प्लांट को मौजूद हो, उसको मुयस्सर हो जाएं, उसको हासिल हो जाएं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो किस वजह से इसको मास्टर की एलिमेंट कहा जाता है? अब अगले पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसको मास्टर की एलिमेंट इसी वजह से किया जाता है कि ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है। अब आप देखें, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का अमल, रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसको हम आम जबान में रेस्पायरेशन भी कहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन मेरी टर्मिनोलॉजी में ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सांस लेने का अमल। अब खाना भी नहीं खाओगे, सांस भी नहीं लोगे, अगर फास्फोरस नहीं होगा, प्लांट्स क्या करेंगे? खाना भी नहीं बना सकते हैं। रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे। तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो देखें, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं फास्फोरस के वो यही हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस में भी इसका रोल है, रेस्पिरेशन में भी इसका रोल है, एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। अब क्योंकि मैंने आपको जो पीछे बताया वो था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर फास्फोरस है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है सेल के अंदर वो फास्फोरस की फॉर्म में होती है। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो आपकी एटीपी एडीपी दोनों नहीं बनेगी। तो एनर्जी का स्टोर होना सेल्स के अंदर और उसका ट्रांसफर होना। ट्रांसफर का मतलब ये है कि जहां पर उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है या जहां पर उसका इस्तेमाल होने जाना है वहां तक भी जो उसको ले जाएगा वो भी फास्फोरस होगा। देखें, नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखें तो ये इसका हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हिस्सा है नाइट्रोजन। यहाँ पर फास्फोरस जो है वो कंपोनेंट है पूरा एनर्जी स्टोरेज में। यानी कि एडिन पहले ये होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी हम इसको कहते हैं। जब इसके साथ एक और अब एडीपी प्लांट को एनर्जी नहीं दे सकता। अब जब एक फास्फोरस का आयन आपके प्लांट के सेल्स के अंदर जाएगा तो वो एडीपी के साथ मर्ज होगा, देन इट विल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो बन तो नाइट्रोजन की वजह से गया था एटीपी, लेकिन अब ये क्योंकि रिड्यूस होता है, जब एनर्जी रिलीज करनी होगी एटीपी को तो वो क्या करेगा? एक फास्फोरस अपना रिलीज कर देगा, फिर ये एडीपी बन जाएगा। फिर जब सेल्स के अंदर जो है वो आपका एक फास्फोरस आ जाएगा, देन दे विल कंटिन्यू द सेम। तो ये प्रोसीजर है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको फिजियोलॉजी के अंदर जो है ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद फास्फोरस जो है जो अहम किरदार अदा करता है वो अदा करता है सेल डिवीजन के अंदर, सेल्स का बढ़ना, सेल्स का डिवाइड होना। और इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेल्स की डिवीजन का मतलब ये है कि प्लांट्स का बढ़ना, बढ़ते वो तभी हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि खाना बनाने के अमल में भी फास्फोरस है, सांस लेने के अमल में भी फास्फोरस है, एनर्जी तवानाई हासिल करने और उसको ट्रांसफर करने के अमल में भी फास्फोरस है, खुलियों के डिवाइड होने में या सेल्स के डिवाइड होने में और बढ़ने में भी फास्फोरस है। तो अब जब ये इतने सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को डील कर रहा है या इसमें अपना जो है वो हिस्सा अदा कर रहा है, सो वी कैन कॉल इट एज अ मास्टर की एलिमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज अ मास्टर की एलिमेंट? ये मैंने भी नहीं पढ़ा था आज तक। जो ट्रुथ है,
आपका वो मैं आपको खुद ही बताता हूँ कि दिस वाज नॉट इन माय नॉलेज टू। मैं आज एक बुक पढ़ रहा था फॉर प्रिपेयरिंग द लेक्चर, एंड देन वहां पर जब मैंने इसको देखा कि भाई हाँ, ये मास्टर की एलिमेंट जो है वो फास्फोरस को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, तो फिर ये आज मेरी भी जो है वो नॉलेज में इजाफा हुआ है इस वजह से। इसके बाद अगर देखें तो फास्फोरस यहाँ तक महदूद नहीं है कि वो फिजियोलॉजी में ही जो है वो अपना रोल प्ले करे, ठीक है। वो प्लांट की हेल्दी रूट ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। आपने देखा है, जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर रहे हैं या जिन लोगों ने मास्टर्स कर ली है, ठीक है, आप एक बात याद रखें, या सॉरी, याद रखने का मैं कह रहा हूँ, आपको एक बात पता होगी कि वी ऑलवेज प्रोवाइड फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ बेसल डोज, ठीक है। हम हमेशा फास्फोरस की जो एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइजर की सूरत में, वो बेसल डोज में कर रहे होते हैं। यानी कि जब हम लैंड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जमीन की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त हम फास्फोरस दे देते हैं। जबकि हम दूसरे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कुछ दिनों के बाद देते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। अब ऐसा क्यों है? यही आपको आंसर है इसका, कि फास्फोरस हमारी रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फास्फोरस प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा अर्ली फेज में, जर्मिनेशन के बाद जब उसकी जो है वो प्लूम्यूल और दूसरी जो चीजें हैं, जब उसकी जर्मिनेशन होती है, एंड देन जो उसके जो दो टिश्यूज जो है वो बाहर निकलते हैं, तो रूट ग्रोथ भी वही है। अगर आपने अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ करनी है तो आप उसकी रूट्स को हेल्दी रखें। अगर किसी चीज की बुनियाद ही कमजोर है या बुनियाद ही खराब है, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि भाई प्लांट्स को अर्ली स्टेज में ही फास्फोरस दे देना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस का जो फर्टिलाइजर हम पाकिस्तान में यूज करते हैं वो स्लो रिलीज है, ठीक है। तो स्लो रिलीज का मतलब फिर ये हो जाएगा कि वो पहले ही स्लो है, और अगर आपने बीच में दे दिया तो ये तो पता नहीं कहाँ जाके जो है वो कहानी जो है वो एंड अप होगी। तो अर्ली हेल्दी रूट ग्रोथ के लिए भी चाहिए, अर्ली शूट ग्रोथ के लिए भी चाहिए। अब ना सिर्फ ये आपकी जड़ों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, पर आपके जो तने होते हैं या जो अर्ली स्टेज में जो शूट होती है आपकी, उसके लिए भी जो है वो आपको फास्फोरस जो है वो बहुत इसेंशियल जो है वो समझा जाता है। देन वी हैव द एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, और सीड की फॉर्मेशन में फास्फोरस का बहुत अहम किरदार है। अब अगर आप इसको समराइज करें, समराइज करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई फास्फोरस बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में अहम रोल प्ले करता है, जिसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, सेल डिवीजन आ जाती है, सेल एनार्मेज आ जाती है, एनर्जी का ट्रांसफर होना या उनको प्लांट के सेल्स के अंदर स्टोर करना, वो आ जाता है। अब स्टोर कैसे करता है वो मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, तो ये बन गया एटीपी। अब जब प्लांट को कहीं पर भी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, एटीपी को, जो 3 फास्फोरस के बॉन्ड है, इनको तोड़ेगा, ठीक है। अब इनको जब तोड़ेगा तो अब ये ट्राई नहीं रहेंगे, ये डाई बन जाएंगे। जब वो ट्राई से डाई बनते हैं, तो डाई जब बनेगा तो फास्फोरस तो रिलीज होगा, लेकिन उसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी थी वो भी जो है वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन एडीपी जो है वो प्लांट को एनर्जी नहीं दे सकता। फिर प्लांट क्या करता है, अवेलेबल फास्फोरस को वापस अपने सिस्टम में ले आता है, दोबारा जमीन से अटैक करता है, एंड देन ये एडीपी के साथ आके मिलेगा, एंड देन अगेन इट विल क्रिएट एटीपी। तो स्टोरेज ऐसे होती है कि एडीपी बन गया, अब एडीपी तो किसी काम का नहीं है, फिर फास्फोरस एक आके अटैच होगा तो एडीपी बन जाएगा। अब जब तक एटीपी सेल के अंदर है तब तक ऐसे समझो कि एनर्जी उसके पास पड़ी हुई है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसको दे देगा। इन सारी चीजों के अलावा फास्फोरस जो है वो प्लांट की हेल्दी रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि उसको जो है वो हथी लगाता है कि भाई रूट जो ग्रोथ है उसकी, वो थोड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट, सॉरी, क्विक हो और हेल्दी रहे। शूट की ग्रोथ के लिए भी जो है यानी कि अर्ली फेज ऑफ लाइफ में, सीड फॉर्मेशन में, और इन चीजों के अंदर जो है वो आपका फास्फोरस जो है वो अहम रोल जो है वो प्ले करता है। अब ये देखें, आप ये कहें कि सर आप तो कह रहे थे स्पेसिफिक नहीं है, तो देखिए स्पेसिफिक है ना। रेस्पायरेशन में नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि रेस्पायरेशन में सिर्फ फास्फोरस ही प्ले करता है। हाँ, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में या फोटोसिंथेसिस में करता है, वो ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है कि जिसकी जो है वो दूसरी चीजें दूसरा न्यूट्रिएंट करता हो।
थोड़ा थोड़ा ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसीजर्स में सारे जो है वो प्ले कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खास एक मखसूस उसकी बात है वो कोई दूसरा भी जो है वो परफॉर्म कर सके। इसके बाद जो तीसरा जो है वो न्यूट्रंट एलिमेंट है हमारे पास, वो है पोटेशियम। ठीक है। सो पोटेशियम भी इसको पढ़ा जाता है, पोटेशियम भी पढ़ा जाता है, पोटेशियम भी पढ़ा जाता है, इट्स ऑल ओके। जो आपको सही लगे, जो प्रोनाउंसिएशन आपने जो है वो अपनी अर्ली लाइफ में सीखी है, आप जो है वो उसी के साथ ही जो है वो इन टच रहे। पोटेशियम एक बहुत अहम जो है वो न्यूट्रेंट एलिमेंट है, जिसको आमतौर पर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के अंदर बहुत निग्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत कम फार्मर्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को पोटेशियम जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, या मुहैया कर रहे होते हैं, या उनकी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। ऐसी कोई देखें कि जो है ना वो चीज़ नहीं है कि जो पोटेशियम के रोल को जो है वो बाईपास कर सके, या उसको जो है वो क्या कहते हैं निभा सके। सो पोटेशियम बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसके बहुत क्रिटिकल रोल्स हैं, और क्रिटिकल रोल्स होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट जो है वो एक अहम अहमियत का हामिल है। सबसे पहला जो रोल ये प्ले करता है वो प्ले करता है एंजाइम एक्टिवेटर का। ठीक है। पहले तो आप ये समझिए कि एंजाइम्स क्या है, अगेन बायोलॉजी इन द सिस्टम। ठीक है। या केमिस्ट्री आप कह दे, केमिस्ट्री में ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है। और बायोलॉजी में ये एंजाइम होता है। सो कोई भी चीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, या जिसकी मौजूदगी में कोई भी केमिकल रिएक्शन थोड़ा तेज होने लगे, या उसकी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन वो चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम इज द सब्सटेंस which speed up the biochemical reactions। ठीक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, जो जिंदा चीजों के अंदर होने वाले रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं। यानी कि अगर कोई चीज एंजाइम की मौजूदगी में 10 मिनट में हो सकती है, तो वो एंजाइम की गैर मौजूदगी में हो सकता है कि 20 मिनट में होती हो। ऐसा भी हो सकता है कि 30 मिनट में होती हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे में होती। सो दीज आर कॉल्ड दी एंजाइम्स। अब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स का काम ही यही है कि रिएक्शंस को स्पीड अप करना, चीजों को तेज करना, जो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो जो एनर्जी हमें एक दिन में मिलती है खाने में से, वो हमें 3 दिन में मिल रही होती। तो भूख से हमारा जो है वो बहुत बड़ा जो है बुरा जो है वो हाल हो जाना था। तो एक्टिवेटर का क्या मतलब होता है? एक्टिवेटर का मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी को जो है वो एनर्जी दे दे, चुस्त बना दे, एक्टिव कर दे। जैसे हम थके थके से घर पे आते हैं तो क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं। तो चाय क्या है? हमारा एक्टिवेटर है। गर्मी में काम कर रहे होते हैं तो टैंक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो ये क्या करती हैं? ये एक्टिवेटर का काम करती है। तो पोटेशियम भी क्या करता है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो पोटेशियम की जब कमी हो जाती है सेल्स के अंदर, या प्लांट के सेल्स के अंदर पोटेशियम मौजूद नहीं होता, तो वो सुस्त हो जाते हैं। ठीक है। सुस्त भी हो जाते हैं, या आप ऐसा समझिए कि सुकून की नींद सो रहे होते हैं। ठीक है। काम ही नहीं कर रहे। जैसे ही पोटेशियम प्लांट के सिस्टम में दाखिल हो जाता है, तो वो क्या करता है? एंजाइम्स को जाके जो है वो एक्टिव कर लेता है, और जब एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो वो फिर दोबारा अपने बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में जो है वो मशगूल हो जाता है। तो यहाँ पर बात जो हो रही थी वो एंजाइम एक्टिवेटर की हो रही थी। अब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे किस्म के एंजाइम्स हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम के लिए ये कहा जाता है कि ये कम से कम, यानी कि इसकी अपर लिमिट नहीं बताई गई, लेकिन जो मिनिमम लिमिट बताई गई है वो यही बताई गई है कि भाई पोटेशियम जो है वो कम से कम 60 मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है। अब नंबर आप देखें। ठीक है। तो नंबर आपने याद रखना है। तो पोटेशियम जो है वो क्या करता है? 60 मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जो कि इन्वॉल्व हैं प्लांट की ग्रोथ में। अब देखें, सिस्टमेटिक कर दिया कि 60 मुख्तलिफ एंजाइम्स को ये एक्टिव करता है, या उनकी एक्टिविटी को बूस्टअप करता है, स्पीड अप करता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में। तो अगर प्लांट की ग्रोथ में 60 हो रहे हैं तो कितने एंजाइम होंगे? तो इसका जो मेजर काम है
वो एंजाइम एक्टिवेटर का है। पहला जो काम प्लांट के सिस्टम्स में करता है वो एंजाइम एक्टिवेटर का करता है। और ये एडिशनल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि 60 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं प्लांट्स की बॉडी में, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के ग्रोथ वाले जो है वो रिएक्शंस में। उनको एक्टिवेट करता है पोटेशियम। दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई पोटेशियम जो है वो प्लांट के जिस्म के अंदर, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता